हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश मस्त। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कहना होता है कि वह इंसान लंगड़ा कर चल रहा था। अब लंगड़ाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम सैर करने जा रहे थे। सैर करना। उसने मेरे कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा। फुसफुसाने को यानी कि धीरे से बोलने को क्या बोलते हैं? तुम उसे मत भड़काओ। भड़काने को क्या बोलते हैं? सोचिए जरा। अगर उसने मुझे बुलाया तो वो अगर हमने उसे बुलाया तो वो सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देगा। और ज्यादा बिगाड़ने को क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आभारी होना यानी कि थैंकफुल होना, इसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऐसे हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स पढ़ेंगे। इनकी हिंदी मीनिंग भी होगी, साथ में इमेजेस भी होगी, ताकि वो वर्ड आपके माइंड में इंस्टॉल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द क्लिप। फर्स्टली हम पढ़ेंगे वर्ड्स रिलेटेड टू वॉकिंग। चलने से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। स्टम्बल। स्टम्बल मतलब होता है जब हम गिर जाते हैं, यानी कि गिरना। जब हम अपना बैलेंस लूज करके गिर जाते हैं, ऑलमोस्ट गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टम्बल। The runner started to stumble as he approached the finish line. जो रनर था, जो भाग रहा था, वो गिरने को हो गया जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचा। Her foot caught in the rug and she stumbled. उसका जो फूट है यानी कि पैरों का जो पैर की जो उंगलियां होती है उसको बोलते हैं। तो वो क्या होगी? रग मतलब होता है दरी। दरी यानी कि छोटा सा मैट टाइप होता है जो हम बिछाते हैं घर में। उसमें फंस गया और वो गिर गई। स्टम्बल मीन्स गिरना। एक और स्टम्बल होता है, वो कब यूज होता है? जब हम बोलते हैं। बोलते वक्त जब हम गलतियां करते हैं, जैसे मेक अ मिस्टेक और रिपीटेड मिस्टेक्स इन स्पीकिंग। जब हम बोलते वक्त गलतियां करते हैं तो उस वर्ड को भी बोलते हैं स्टम्बल। When the poet stumbled over a line in the middle of a poem, someone in the audience corrected him. जब poet जो है मिडल ऑफ द पोएम यानी कि पोएम के बीच में एक लाइन में गलतियां करने लगा, उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, तो ऑडियंस में से किसी ने उसे ठीक किया। तो एक स्टम्बल हमने पढ़ा है गिरना, और एक स्टम्बल क्या है? मिस्टेक्स करना वाइल स्पीकिंग, गलतियां करना बोलते वक्त। तो आप कभी भी चाहते हो कि आप स्टम्बल करो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश? नहीं चाहते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज लिम्प। लिम्प मीन्स लंगड़ा कर चलना। लिम्प वॉक इवनली बिकॉज वन लेग इज हर्ट। लंगड़ा कर आप तभी चलोगे जब आपकी लेग में चोट लगी है, हर्ट है वो। द डॉग वॉज लिम्पिंग स्लाइटली। स्लाइटली मतलब होता है बहुत थोड़ा अमाउंट में। तो जो डॉग था वो कितना वो लंगड़ा कर चल रहा था, थोड़ा थोड़ा। The company has somehow managed to limp along despite the bad economy. अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कंपनी तो चल नहीं सकती है, उसके पैरों में लग नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर लिम्प का क्या मतलब है? कि लंगड़ाकर कंपनी चलने का मतलब बस वो चल रही है जैसे तैसे। तो कंपनी मैनेज कर रही है चलना, चाहे कितनी भी बैड इकोनॉमी है उसके साथ भी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगर। ज्यादातर ये अल्कोहलिक पर्सन्स के लिए यूज होता है, यानी कि ड्रंकर्स के लिए जो पीके हो जाते हैं, मतलब टल्ली हो जाते हैं। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना। टू वॉक और मूव ऑकवर्डली एज इफ यू हैव लॉस्ट योर बैलेंस। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से चलना, जैसे कि बैलेंस कुछ बन नहीं पा रहा है, बॉडी हिले डुले जा रही है, उसको बोलते हैं स्टैगर। He was so drunk that he staggered all the way home. वो इतना उसने पी ली थी कि वो घर पूरे रास्ते क्या करा, उसने स्टैगर किया, लड़खड़ा कर चलता गया। नेक्स्ट वर्ड इज टिपटो। टिपटो मतलब होता है पंजों के बल छिपकर चलना। मतलब हम जब चाहते नहीं है कि सामने वाले को पता लगे कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बहुत धीरे धीरे बिल्कुल पंजों के बल चलते हैं जिससे कि आवाज ना आए, उसको बोलते हैं टिपटो। वॉक ऑन द टिप्स ऑफ वंस टोज। हमारी जो टोज होती है उनके टिप्स पे जब हम चलते हैं।
She tiptoed to the bed as not to wake the baby. बेबी जो है उठ ना जाए इस चक्कर में वो कैसे चल रही थी, टिपटो यानी कि पंजों के बल चल रही थी। ली टिपटोड आउट ऑफ द रूम, ली कैसे आया बाहर रूम के, बिल्कुल धीरे शांति से टिपटो करके यानी कि पंजों के बल चलकर। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉल, ये ज्यादातर पार्क गार्डन इन सब में यूज होता है। सैर करना, स्ट्रॉल मीन्स सैर करना, जब हम बस अपने मजे के लिए अपनी खुशी के लिए वॉक करते हैं उसको बोलते हैं सैर करना। They strolled around the park, मतलब वो क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे पार्क में। We took a stroll in the garden, हमने क्या की, सैर करी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स स्ट्रॉल वर्ब की तरह भी यूज हुआ है और नाउन की तरह भी यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हुआ और सेकंड सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डर और रोम। वॉन्डर और रोम मतलब इधर उधर घूमना या भटकना, कोई एमलेसली, मतलब हमारा कोई एम नहीं है, हम बस चले जा रहे हैं। जैसे कोई इंसान बहुत परेशान होता है, जैसे आपने जब भी मेट मूवी देखी होगी, उसमें शाहिद कपूर क्या करता है स्टार्टिंग में, बहुत परेशान होता है तो इधर उधर घूम रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। तो वो भटकने को यानी कि इधर उधर घूमने को विदाउट अ फिक्स्ड पर्पस और डेस्टिनेशन, उसको बोलते हैं वॉन्डर या फिर रोम। They enjoy wandering through the countryside. उनको मजा आता है ऐसे इधर उधर घूमने में। He found her wandering the streets. उसे वो कहाँ मिली, भटकती हुई स्ट्रीट्स में, या फिर इधर उधर जब ऐसे ही घूम रही होती है तो वो मिली वहाँ पे। Tigers once roamed over most of Asia. टाइगर्स जो है वो एक बारी क्या हुआ था कि पूरे एशिया में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे विदाउट एनी फिक्स्ड पर्पस, मतलब कोई टाइगर्स का कोई पर्पस थोड़ी है, वो तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। तो जब हम ऐसे ही बिना किसी पर्पस के घूमते होते बोलते हैं रोम या फिर वॉक। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइड, जब हम छलांग लगा लगा कर चलते हैं, जब हमें पता होता है हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है, तो हम वहां पर लॉन्ग स्टेप्स का यूज करते हैं और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्राइड। स्ट्राइड की सेकेंड फॉर्म स्ट्रोड, शी स्ट्रोड अक्रॉस द फील्ड्स, फील्ड्स यानी कि खेत में वो कैसे जा रही थी, लंबी लंबी छलांगे मार मार के। ही क्रॉस्ड द रूम इन अ कपल ऑफ स्ट्राइड्स, उसने रूम को कैसे क्रॉस किया, एक दो तीन मतलब थोड़ी बहुत स्ट्राइड्स में यानी कि थोड़ी बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाई और रूम क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीप, यहाँ पर आप सांप की फोटो देख रहे हैं, स्नेक, स्नेक क्या कर रहा है, रेंग रहा है, क्रीप कर रहा है। रेंगना या फिर इंसानों के लिए अगर हम बोले तो बहुत बहुत ही धीरे धीरे चलना। अब यहाँ पर लेफ्ट में जो इमेज है वहां पर एक चोर है तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो सबको पता लग जाएगा और उसको पड़ेगी मार। मूव स्लोली एंड क्वाइटली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, बहुत ही धीरे बहुत ही शांति से चलना, बॉडी को एकदम ग्राउंड पे रखना। The cat crept silently towards the bird. कैसे गई, रेंगते हुए गई बर्ड के पास, ताकि बर्ड को पता ना लगे और वो उड़ ना जाए। He crept downstairs. Crept यहाँ पर क्या है, creep की सेकेंड फॉर्म है crept. He crept downstairs, hardly making any noise. वो नीचे गया रेंगते हुए यानी कि धीरे धीरे गया, hardly making any noise मतलब बिना किसी नॉइज के। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैक। ट्रैक मीन्स होता है जब हम पैरों से चलकर कोई बहुत लंबी यात्रा करते हैं। लोग बोलते हैं ना मैं ट्रैकिंग पर जाना चाहता हूँ, ट्रैकिंग क्या सिर्फ माउंटेन्स के लिए यूज होता है, नो। जंगल में आप जा रहे हो, फॉरेस्ट में या कहीं भी आप बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो पैरों से चलकर, वहां पर आप यूज कर सकते हो ट्रैक। गो ऑन अ लॉन्ग आर्डुअस जर्नी टिपिकली ऑन फूट। For 10 days she trekked across the mountains of China. 10 दिन तक वो चाइना के माउंटेन्स पर पैरों से लंबी यात्रा करती रही। We trekked through the jungle. हम जंगल में चलते रहे। अब हमने ये वर्ड्स पढ़े थे चलने से रिलेटेड, अब हम थोड़े वर्ड्स पढ़ेंगे स्पीकिंग यानी कि बोलने से रिलेटेड। फर्स्ट वर्ड इज येल। येल मीन्स चिल्लाना, जब बहुत तेज से हम पेन में या फिर सरप्राइज में, जब हम पेन होता है तब हम चिल्लाते हो माय गॉड, या फिर
जब हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, तब चिल्लाते हैं, या फिर बहुत खुशी होती है तब भी चिल्लाते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं येल। और ये ज्यादातर कब यूज होता है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है, तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ताकि उसे सुनाई दे, या फिर जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तब भी हम इसे यूज करते हैं। आई एम सॉरी आई येल्ड एट यू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम पे चिल्लाया। इफ योर पेरेंट्स आर येलिंग एट यू, डोंट येल बैक। अगर आपके पेरेंट्स आप पर चिल्ला रहे हैं तो प्लीज वापस मत चिल्लाइए। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स होता है चीखना। बहुत तेज की हम जब चीखते हैं, या तो बहुत पेन हो रहा होता है तब हम चीखते हैं ना, उसको बोलते हैं स्क्रीम। ज्यादातर कब यूज होता है, जब हम बहुत गुस्से में हैं। जैसे किसी का छोटा भाई होता है तो वो बहुत गुस्सा दिलाता है, तो जब वो हमारा सारा फुल हो जाता है, यानी कि हम बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हैं, तो हम बहुत तेज से चीखते हैं। या हम डर जाते हैं तब हम चीखते हैं। जैसे एकदम से स्नेक आपके सामने आ जाएगा तो क्या करोगे, चीखोगे या पेन में। दे कुड हेयर हिम स्क्रीमिंग इन पेन। वो उसे सुन सकते थे दर्द में चिल्लाते हुए या चीखते हुए। आई रैन टू द हाउस स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। मैं चीखते हुए घर गया हेल्प मांगते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज श्रीक। श्रीक मीन्स किलकारी मारना या फिर चीखना। ज्यादातर ये टेरर के दिखाने के लिए, टेरर मतलब आतंक दिखाने के लिए, जैसे ये देखो फोटो में, तब हम किलकारी मारते हैं या चीखते हैं, या फिर पेन में जब बहुत पेन हो रहा है, या फिर एक्साइटमेंट में। जैसे कोई मैच है, आप बहुत चाहते थे जीत जाओ, एकदम जीत जाओ, तो आप बहुत तेज की चीखते हो, बहुत तेज की किलकारी मारते हो, उसको बोलते हैं श्रीक। यू कैन श्रीक इन fear, surprise, or even shriek with laughter. Because I'm afraid of snakes, I usually shriek when I come across them. मैं बहुत डरती हूँ स्नेक से, तो जैसे ही अगर कोई आ जाता है स्नेक, तो मैं क्या करूँगी उस टाइम, बहुत तेज की चीखूंगी। The baby will shriek with delight as soon as he sees his father. अब बेबी यहाँ पर डर नहीं रहा है अपने फादर से, क्या कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। जैसे ही वो अपने पापा को देखता है तो फिर वो चीखना शुरू कर देता है, किलकारी मारना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, बहुत ही धीरे से कुछ बोलना, कानाफूसी करना। स्पीक एक्सट्रीमली क्वाइटली। आलिया वॉज विस्परिंग इन हर फ्रेंड्स ईयर। वो अपनी फ्रेंड के कान में क्या कर रही थी, कुछ बहुत धीरे से फुसफुसा रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज मर्मर। मर्मर मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर फुसफुसाना। ये भी सेम विस्पर जैसे ही है, बहुत ही लो और क्वाइट वॉइस में कुछ बोलना। He turned and murmured something to the professor. वो मुड़ा और उसने कुछ प्रोफेसर से धीरे से, बहुत ही धीरे से बोला, फुसफुसाया कानों में। I could hear the murmur of the sea. अब सी थोड़ी आ रहा है कुछ कान में फुसफुसाने, मतलब जो उसकी लो साउंड आती है, बहुत ही कम साउंड आती है, मैं उसको सुन सकता था, वो है यहाँ पर मतलब। नेक्स्ट वर्ड ये आप पहचानिए, इसमें रणबीर कपूर, ये जो अजब प्रेम की गजब कहानी है, इसमें क्या करता है, हकलाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैमर। स्टैमर मीन्स हकलाना। जैसे हेलो, हैव डिफिकल्टी गेटिंग द वर्ड्स आउट, मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हमें डिफिकल्टी हो रही है। यूजुअली रिपीटिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, मतलब जब स्टार्टिंग के वर्ड्स जो होते हैं उनमें ही रिपीट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमर। This is how my friend would stammer when he gets nervous. My name is Robbie. तो जब हम इनिशियल लेटर यानी कि शुरुआती जो वर्ड्स होते हैं, शुरुआती जो लेटर्स होते हैं, उनको अगर हम रिपीट करते रहते हैं तो उनको बोलते हैं स्टैमर, यानी कि हकलाना। नेक्स्ट वर्ड इज गॉसिप। गॉसिप मतलब गपशप। जब हम और लोगों की बातें करते हैं, स्पेशली कुछ नेगेटिव या फिर कोई सीक्रेट डिटेल्स जो हमें नहीं बतानी चाहिए, तो हम वो उस चीज को हम गॉसिप बोलते हैं। माय नेबर लव्स टू गॉसिप। मेरे पड़ोसी को गॉसिप करना पसंद है। ही बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ मच लोकल गॉसिप। वो कैसा लोकल गॉसिप का सब्जेक्ट बन गया, मेन टॉपिक बन गया।
अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। परपेचुअल या फिर इटर्नल, दोनों का मतलब क्या है? लगातार। जब हम एक चीज जो है वो लगातार होए जा रही है, उसको कभी एंड ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग है, एवर लास्टिंग है, उसको बोलते हैं परपेचुअल या इटर्नल। King Frost lives in a beautiful palace far to the north in the land of perpetual snow. King Frost एक ब्यूटीफुल पैलेस में रहता है जो कि बहुत नॉर्थ में जाकर है, जहां पर कैसी स्नो है? जो नेवर एंडिंग, कभी खत्म ना होने वाली स्नो है। Romeo and Juliet believed that they had an eternal love that would last even after death. रोमियो और जूलियट को क्या लगता था कि उनका जो प्यार है वो बहुत ही नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, उनकी डेथ के बाद भी रहेगा, और वो सच है। अभी तक लोग उनका बोलते हैं कि प्यार उनका इटर्नल है। नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा। जैसे डायनासोर्स हैं, कितने बड़े हैं ना साइज में। The earth has an enormous molten core that contains vast amounts of energy. अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक इनॉर्मस है, बट सबसे बड़ा जुपिटर है तो नहीं बोल रहे हम अर्थ को इनॉर्मस। अर्थ के अंदर जो मोल्टन कोर है वो बहुत इनॉर्मस है, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अगर वो बाहर आती है लावा की फॉर्म में, पूरी अगर एकदम बाहर आती है तो अर्थ बचेगी नहीं। He lives in an enormous house, मतलब वो बहुत ही बड़े घर में रहता है। एलिफेंट कैसा एनिमल है? इनॉर्मस, यानी बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा है ना। एक और चीज, बहुत बड़े को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं, जो बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। I didn't know he had such an extensive library. जैसे मुझे नहीं पता था कि उसके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब इतने बड़े एरिया में फैली हुई लाइब्रेरी है। तो जब हम ये बोलना चाहते हैं कि ये चीज इतने बड़े एरिया में फैली हुई है और वो बहुत बड़ा एरिया, तब हम यूज करेंगे एक्सटेंसिव। और जब हमें बोलना है कि वो इंसान या फिर कोई एनिमल है, कोई चीज है, वो बहुत बड़ी है, तो हम एरिया ना देख के साइज की बात करेंगे, तब हम यूज करेंगे एनॉर्मस। दिस इज एन एक्सटेंसिव गार्डन। अब यहाँ पर हम एरिया को देख रहे हैं। एक्सटेंसिव गार्डन मतलब जो एरिया है बहुत बड़ा है गार्डन का। The chairman of the marketing department should have extensive experience in the field. जो चेयरमैन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसको कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिस भी फील्ड में वो है, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिव। इंटेंसिव बहुत डीप में, हम जब चीजों को, एक चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिव, यानी कि इन डेप्थ हम कोई चीज को देख रहे हैं। तो शी अंडरटुक एन इंटेंसिव अरेबिक कोर्स। मतलब यहाँ पर उसने एक पर्टिकुलर कोर्स, अरेबिक कोर्स में एडमिशन लिया है, और इंटेंसिव क्यों यूज किया? मतलब वो उसी पर्टिकुलर थिंग पर पूरा अपना फोकस डाल देगी, इन डेप्थ पढ़ेगी। Focused and intensive monitoring of the situation by the physician allowed the patient to be brought back from the brink of death. जब फोकस्ड और इंटेंसिव यानी इन डेप्थ मॉनिटरिंग हुई सिचुएशन की फिजिशियन के द्वारा, तो उससे पता लगा कि पेशेंट को डेथ से, मतलब मरने के कगार से भी वापस लाया जा सकता है। जाइगेंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे आप देख रहे हैं ना ये साइज में कितना बड़ा है। ऑफ वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंट, ह्यूज और एनॉर्मस। The gigantic elephant is the largest land animal on the earth. Gigantic यानी कि बहुत बड़ा जो एनिमल है, ये सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। He has a gigantic appetite. Appetite मतलब होता है भूख, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। एग्रावेट मतलब होता है किसी सिचुएशन को और बिगाड़ देना, किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी चोट को और सीरियस और बिगाड़ देना। जैसे ये इंसान दलदल में डूब रहा है और ये उसके ऊपर पैरों से मार रहा है, तो उससे क्या होगा? वो और ज्यादा डूब जाएगा। He would only aggravate the situation. वो अगर मान लो जैसे आप, किसी का डिवोर्स हो रहा है और सामने हम कह रहे हैं उसको बुलाओ, और हम कहना चाहते हैं कि
उसको बुलाने से सिचुएशन और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो एग्रावेट। अ हेडेक कैन बी एग्रावेटेड बाय टू मच एक्सरसाइज। अगर आपको हेडेक हो रहा है और आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे वो और बिगड़ेगा, शांत नहीं होगा। They are afraid that we might aggravate an already bad situation. उनको डर है कि एक बैड सिचुएशन, जो बहुत ही खराब सिचुएशन है, उसको हम और बिगाड़ देंगे। तो किसी सिचुएशन को और बिगाड़ने को क्या बोलेंगे? एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोक। प्रोवोक मतलब भड़काना, कोई रिएक्शन, किसी को गुस्सा दिलाना, जानबूझ के भड़काना उसे, तो बोलेंगे प्रोवोक। The teacher's dull lecture failed to provoke any student interest. अब यहाँ पे प्रोवोक का क्या मतलब है? उठाना, कोई फीलिंग को उठाना। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था टीचर के डल लेक्चर की वजह से। इट सीम्स लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक अ फाइट। ऐसा लगता है कि तुम मुझे भड़का रहे हो फाइट के लिए। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है आभारी। बी इंडेप्टेड और ग्रेटफुल। जब हम, जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसे कह सकते हैं मच ऑब्लाइज्ड, यानी कि थैंक यू कहने का दूसरा तरीका है ये। इफ यू कैन गिव मी अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड। अगर तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो तो मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ। मिस्टर हैरी विल ऑब्लाइज अस विद अ सॉन्ग। मिस्टर हैरी हमें क्या करेंगे? अब यहाँ पे ऑब्लाइज का क्या मतलब है कि हमें, हम पर फेवर करेंगे, एक टाइप का गाना गा के। प्रिसाइज मीन्स एकदम ठीक, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एरर फ्री और डिटेल। बी श्योर टू टेक एग्जैक्ट, यानी प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेना बिफोर यू कट द क्लोथ। कपड़ा काटने से पहले एग्जैक्ट, यानी कि एकदम ठीक, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना। कैन यू फाइंड अ मोर प्रिसाइज टर्म देन गुड टू डिस्क्राइब द मूवी? गुड, हम बोलते हैं मूवी कैसी थी, तो हम क्या बोल देते हैं? इट वॉज गुड। गुड के अलावा भी तो बहुत सारे टर्म्स है, तो बहुत प्रिसाइज टर्म ढूंढो एक जिसे तुम बोल सकते हो। गुड को कहने के और भी तरीके हैं। आर्डुअस मीन्स बहुत कठिन, डिफिकल्ट, जिसमें बहुत एफर्ट चाहिए। इससे मिलता जुलता वर्ड है ऑनरस, वो भी हम पढ़ेंगे। प्लेइंग द पियानो may seem arduous at first but it gets easier with the practice. पहले पहले हम जो भी काम करते हैं हमें क्या लगता है? वो डिफिकल्ट लगता है, आर्डुअस लगता है, कठिन लगता है, बट फिर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे इजी हो जाता है। जैसे आप स्टार्ट करें इंग्लिश सीखना तो अभी थोड़ा आपको आर्डुअस लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इजी हो जाएगा आपको। ड्राइविंग अ स्कूल बस इज मच मोर आर्डुअस देन ड्राइविंग माई ओन कार। ऑब्वियसली जो कार है उसको ड्राइव करना बहुत इजी है, और स्कूल बस बहुत बड़ी होती है तो वो बहुत डिफिकल्ट है उसको ड्राइव करना। ऑनरस भी क्या मैंने अभी बताया था, सिनोनिम है आर्डुअस का, सेम। टेकिंग केयर ऑफ द पपी इज एन ऑनरस टास्क। एक पपी है यानी कि डॉग का बच्चा, उस क्या है, उसको अगर उसकी टेक केयर करनी है तो एक हार्ड काम है। When Jack agreed to help his father cut the grass, he didn't realize the chore would be so onerous. जब जैक ने बोला कि मैं अपने पापा की हेल्प करूंगा घास काटने में, तो उसको तब ये नहीं पता था कि ये जो काम होगा बहुत डिफिकल्ट होने वाला। चोर मीन्स काम। स्ट्रेनवस मीन्स जोरदार, बहुत मेहनत वाला, जिसमें बहुत हमारे एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए। The government made strenuous efforts to upgrade the quality of the teaching profession. गवर्नमेंट ने बहुत ही जोरदार एफर्ट्स दिखाए लिए ताकि टीचिंग प्रोफेशन की क्वालिटी को वो अपग्रेड कर सके, सुधार सके। Sarah must avoid strenuous activity until her knee heals properly. जब तक कि उसका घुटना ठीक नहीं हो जाता प्रॉपरली, उसको क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाली चीजें होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। Writing a novel under a tight deadline is a very strenuous task. मतलब एक टाइट डेडलाइन है, उसमें आपको नोवेल लिखना है तो बहुत हार्ड काम है, बहुत एफर्ट वाला काम है, क्योंकि नोवेल बहुत बड़ा होता है लिखने के लिए। Meticulous means सूक्ष्म, बहुत ही केयरफुली आप किसी चीज को कर रहे हैं, अल्ट्रा केयरफुली, जैसे बहुत ज्यादा आप डिटेल में जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं meticulous. The painter gave a meticulous attention to detail.
ही इज वेरी मेटिकुलस अबाउट पिकिंग द राइट सॉन्ग. उसे सही गाना ढूंढने में उसने इतना टाइम ले लिया क्योंकि वो बहुत केयरफुल होके सोच रहा है कि कौन सा सॉन्ग सही बैठेगा. आई एम यूजुअली सो मेटिकुलस एंड चेक एंड रीचेक ऑल द नोट्स आई टाइप. मैं बहुत ज्यादा मेटिकुलस हूँ और मैं बार बार चेक करती रहती हूँ जो नोट्स मैंने बनाई है टाइप की. सेटबैक्स मीन्स असफलता या फिर नाकामयाबी. मतलब प्रोग्रेस होने के बजाय उसका उल्टा हो जाना. When Alice got laid her from her job, she viewed it as only a temporary setback on her career goals. जब उसे जॉब से निकाल दिया गया तो उसने क्या सोचा कि ये टेम्पररी यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है. क्या? सेटबैक यानी कि असफलता. The principal lost his job, creating a financial setback for a few months until he found another one. प्रिंसिपल की जॉब चली गई तो उससे क्या हुआ, एक फाइनेंशियल उसको क्या लगा, फेलियर मिला कुछ महीनों के लिए जब तक उसे नई जॉब नहीं मिल जाती. ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस यानी कि आभार, धन्यवाद या फिर एप्रिसिएशन. शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड यानी कि उसने थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करी, धन्यवाद एक्सप्रेस किया टू द कमिटी फॉर द सपोर्ट, कमिटी को उनके सपोर्ट के लिए. She offered me gratitude for the help I gave her in Denmark. उसने मुझे थैंकफुलनेस ऑफर की. मतलब एक तरह से हम जब तारीफ करते हैं कि थैंक्स यार इतना कुछ किया आपने, तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड. वैक्सीलेट मतलब जैसे हमारे सामने 2-3 ऑप्शन है, उसमें हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं. कभी बोल रहे हैं ये सही है, कभी हम बोल रहे हैं ये सही है. तो जब हम डोलते हैं दो ओपिनियंस के बीच में, उसको बोलते हैं वैक्सीलेट. To fluctuate between different opinions or actions. I vacillated between teaching and journalism. टीचिंग भी था मेरे पास ऑप्शन और जर्नलिज्म भी. तो मैंने क्या किया, उसमें मैं कंफ्यूज हो गई, फ्लक्चुएट कर दे रही, कभी बोल रही टीचिंग करूंगी, कभी बोल रही जर्नलिज्म, तो उसको बोलेंगे वैक्सीलेट. If you ask Reena to choose a restaurant for lunch, she will vacillate between restaurants forever. अगर तुमने रीना से लंच के लिए पूछा कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, तो वो हमेशा के लिए वैक्सीलेट करती रह जाएगी, हमेशा के लिए कंफ्यूज रहेगी. इवेंचुअली मतलब इन द एंड, लास्ट में. जैसे कोई चीज थी, अब बहुत लॉन्ग डिले के बाद इन द एंड क्या हो रहा है, उस चीज को बोलेंगे इवेंचुअली, आखिरकार. आई एम श्योर दैट वी विल सक्सीड इवेंचुअली. मुझे पक्का यकीन है कि हम सब सक्सीड होंगे एक ना एक दिन. यानी कि इन द एंड यानी कि लास्ट में हम क्या, अभी हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन है, बट एट द एंड यानी कि इन द एंड क्या होगा, हम सक्सीड होंगे. हर कांस्टेंट कैंपेनिंग इवेंचुअली गॉट हर द नॉमिनेशन. उसने कैंपेनिंग जारी रखी, उससे एट द एंड क्या हुआ, उसको नॉमिनेशन मिल ही गया. निगोशिएबल मतलब जिसमें समझौता करा जा सके, जैसे जिसमें डिस्कशन यानी कि कुछ भी डिस्कस कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, उसको बोलेंगे निगोशिएबल. Even though the house was priced very low, the potential buyers still believed the price was negotiable. पहले से ही प्राइस बहुत कम था हाउस का, लेकिन जो खरीदार थे उन्हें लगा कि अभी भी प्राइस में समझौता किया जा सकता है, उसे और नीचे लाया जा सकता है. अगर हम ये बोले द प्राइस वाज नॉट नेगोशिएबल, तो क्या होगा, इसका मतलब कि प्राइस और नहीं बदला जाएगा, ये का यही रहेगा. नॉन नेगोशिएबल इसका उल्टा हो जाएगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स है वो कैसे हैं, नॉन नेगोशिएबल, उनमें समझौता नहीं किया जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए. प्रोक्रेस्टिनेट मतलब जब हम किसी काम को टालते हैं, आज नहीं यार कल करूंगा, अभी नहीं सीखनी इंग्लिश, अभी तो बहुत टाइम है हम सीख लेंगे. और जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पे हो रहा है टाइट एंड फिश. तो जब हम देरी करते हैं या टालते हैं किसी काम को, उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट. They don't procrastinate, on the contrary, they practice the do it now habit. वो काम को टालते नहीं है. On the contrary मतलब कि उल्टा, उसका उल्टा वो क्या करते हैं, उसके बजाय डू इट नाउ वाली हैबिट को प्रैक्टिस करते हैं. डू इट नाउ मतलब अभी करेंगे जो करना है. They missed their opportunity because it took too long to procrastinate. उन्होंने इतनी देर तक वो टालते रहे काम करने को, अपॉर्चुनिटी को, वो अपॉर्चुनिटी ही हाथ से चली गई. सेम हम सबके साथ भी हो सकता है फ्रेंड्स.
तो आप कोई भी चीज आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये करनी है, तो उसको प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। इंग्लिश सीखनी है, आज से स्टार्ट कर दो। थ्राइव मीन्स फलना, कामयाब होना, फलना फूलना। जैसे अगर हम चाइल्ड के लिए या फिर एनिमल या प्लांट की यूज करें, मतलब वो अच्छे से डेवलप कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अगर हम किसी वैसे चीजों के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रॉस्पर या फ्लरिश, मतलब बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है वो। The sick dog began to thrive when he was placed with a loving family. वो इतना बिगड़ चुका था, लेकिन जब उसको एक लविंग फैमिली के साथ रहने को मिला तो वो फिर से वेल डेवलप होने लगा बहुत अच्छे तरीके से। I believe that your business will thrive more this year. मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा बिजनेस इस साल बहुत फ्लरिश करेगा, प्रॉस्पर करेगा, उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। Unrequited means एक तरफा प्यार. It's just another poem on the pain of unrequited love. मतलब ये एक और पोएम है अधूरे प्यार पे। She nourishes a secret unrequited love for Harry. उसका उस हैरी के लिए उसका कैसा प्यार है? एक तरफा प्यार है। Extravagant मतलब फिजूल खर्च। Expensive, excessive, over the top. Rick spent nearly a year's salary on the extravagant engagement ring. उसने engagement ring पे अपनी पूरे साल की सैलरी अगर खर्च कर दी तो उसे क्या बोलेंगे? Extravagant. The diamond necklace was far too extravagant for a simple dinner party. Diamond necklace क्या है? एक सिंपल डिनर पार्टी के लिए बहुत फिजूल खर्चा है। अगर आप सिंपल डिनर पार्टी के लिए डायमंड नेकलेस खरीद रहे हो तो। पैथेटिक मतलब दिल को छूने वाला, जिसको देख के मतलब दया आ जाए आपको। When I saw the pathetic homeless man shivering in the cold, I gave him my coat. जब मैंने देखा एक होमलेस बिना जिसका घर नहीं है उस मैन को ठंड में कांपते हुए, तो मेरे को दया आई है, तभी मैंने यूज किया पैथेटिक और फिर मैंने उसे अपना कोट दे दिया। ये अब तक का बहुत ज्यादा हॉरिबल और पैथेटिक सीन था। इन अ नटशेल मतलब हम कोई चीज बहुत, जैसे एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है उसको हम बहुत ही फ्यू वर्ड्स में बोले, समराइज करके। कोई चीज है उसको हम डिस्क्राइब करें किसी को बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करके, बहुत ही ब्रीफ में, तो उसे बोलेंगे इन अ नटशेल। I went to the party. It was so fun. I did so many cool things. I can't wait for the next one. It was so cool. इतना सब बोलने के बजाय in a nutshell, it was really fun. Sorry. I want to tell you the whole story, but in a nutshell dash dash dash. मतलब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, बट मैं नटशेल में इतना बता सकता हूँ कि ये वो हुआ। मतलब जब आप पूरी स्टोरी में बता के छोटे छोटे थोड़े वर्ड्स में उस चीज को डिस्क्राइब कर दो तो उसे बोलते हैं इन अ नटशेल। विविड मतलब उज्जवल, उज्जवल या फिर चमकीला या ज्वलंत, कोई ऐसी चीज जो बहुत ब्राइट है, इंटेंस है, फुल ऑफ लाइफ है। मेमोरीज ऑफ द इवनिंग वर स्टिल विविड, शाम की जो मेमोरीज थी अभी तक, मतलब उनको सोच सोच के क्या होता है, हमें विविड सा फील होता है। My aunt wears vivid outfits to ensure she is noticed everywhere she goes. वो ऐसे कलरफुल आउटफिट्स पहनती है ताकि हर कोई उन्हें नोटिस कर सके। फ्रिवलस मतलब तुच्छ, जिसकी बहुत कम इम्पोर्टेंस है या फिर इम्पोर्टेंस है ही नहीं, कोई सीरियस वैल्यू नहीं है। My mother often spends her pension on frivolous purchases she never uses. मेरी मम्मी अपनी पेंशन कैसे खर्च करती है? बहुत ही ऐसे चीजें खरीदती है जो फ्रिवलस होती है, यानी कि जिनका कोई पर्पस नहीं है, जिनका कोई काम नहीं, आगे काम नहीं आने वाली। Students who consider test instructions to be frivolous often fail exams. स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं कि वे फ्रिवलस है, यानी कि उनका कोई सीरियस पर्पस नहीं है, वही फेल करते हैं एग्जाम्स में। विसिनिटी मीन्स आसपास का एरिया या फिर पड़ोस। इन द विसिनिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन द क्राइम रेट इज वेरी लो, यानी कि पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में क्या होगा? क्राइम रेट ऑब्वियसली लो ही होगा। You will find very few liquor stores in the vicinity of the religious community. आपको रिलीजियस कम्युनिटी के आसपास के एरिया में बहुत कम शराब की दुकानें मिलेंगी। नेक्स्ट वर्ड इज डेब्री। डेब्री मतलब
कूड़ा कबाड़ा, जैसे कोई चीज है टूट गई हो बहुत, उसके जो लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं, मलबा जिसे बोलते हैं, वो होता है डेब्री. The street cleaners will remove the debris left behind by the car accident. कार एक्सीडेंट में कार के जो पार्ट से इधर उधर बिखर गए, टूट गए, उसको बोलेंगे डेब्री. वर्कमैन वर क्लियरिंग द रोड्स ऑफ द डेब्री. यहाँ पर डेब्रिस मत बोलना, एस साइलेंट है, डेब्री. वर्कमैन जो रोड को क्लीन कर रहे थे, जो बिल्डिंग्स टूटी थी उनका जो डेब्री था उसको क्लीन कर रहे थे. अबैरेंट मतलब जो सबसे अलग, सबसे अजीब चले. Once my nephew started using drugs, he began to behave in a aberrant fashion. जैसे ही मेरे भतीजे ने ड्रग्स लेने शुरू करे, उसने कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, एकदम अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया. वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मतलब एक फैसला, बहुत सोच समझ के जो लास्ट में फैसला लिया जाता है. तो ये कोर्ट में यूज होता है कि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है. डेथ बाय हैंगिंग मतलब फांसी. The lawyer suspected that the judge was bribed to arrive at a guilty verdict. लॉयर को शक है कि लॉयर को शक है कि जज को किसी ने रिश्वत दिया है गिल्टी वर्डिक्ट पर पहुंचने के लिए. यूनानिमसली, इसको अनैनिमसली नहीं बोलना, इट्स यूनानिमसली, एक मत से. मतलब 5 लोग हैं एक ग्रुप में और सब उसी चीज के लिए एग्री करते हैं, सबके सब, तो उसको बोलेंगे यूनानिमसली. The four of us unanimously disagreed. चारों के चारों ने मना कर दिया. He was elected unanimously king of Hungary. हंगरी एक कंट्री है यूरोप में, उसको वहां का राजा कैसे घोषित किया, इलेक्ट किया यूनानिमसली, मतलब कोई भी उसका अपोजिशन नहीं था. ग्रज मतलब जैसे किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ, ट्रीट बेकार बेकार ट्रीट किया, तो आप पूरी जिंदगी भर उसे ही दिमाग में रखो, दुश्मनी रखो कि हाँ ये मैं इससे बदला लूंगा, ये सब. तो दुश्मनी रखना, असंतोष या कुर्दना रखना, ग्रज. आई डोंट बेयर हिम एनी ग्रजेस. मैं उसके खिलाफ कोई ग्रजेस नहीं रखता. शी स्टिल हैज अ ग्रज अगेंस्ट हिम फॉर द वे ही ट्रीटेड हर इन स्कूल. उसने, वो अभी भी क्या करती है, दुश्मनी सी रखती है, ग्रज रखती है उसके खिलाफ, जैसे उसने उसे स्कूल में ट्रीट किया था. एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना. कुछ लोग होते हैं ना, इतनी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं. जैसे यहाँ पर एक फिश छोटी सी है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है. He tends to exaggerate when talking about his accomplishments. Accomplishments मतलब उसके जो उसने जो accomplish किया है, अचीव किया है, achievements जो है, उसको वो बताते वक्त क्या करता है, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. When Sam hurt his back weeding the garden, he really exaggerated how much it hurt so that he wouldn't have to cut the grass. जब सैम की पीठ पर लग गई गार्डन में वीडिंग करते टाइम, तो उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया इतना पेन हो रहा है ये वो, ताकि उसे आगे से ग्रास ना कट करनी पड़े. फ्रेंड्स, ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस